स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर का अगला भाग, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। सेक्स डिटर्मिनेशन जैसे कि और बाकी की आनुवांशिक प्रक्रियाएं हैं उसी तरह का एक आनुवांशिक प्रक्रिया है और लगभग हर जीवों में ये निर्धारण होता है। ठीक है, लिंग निर्धारण को लेकर मानव में शुरू से एक अलग प्रकार की जिज्ञासा रही और इस वजह से इसका अलग से भी समानांतर अध्ययन होता रहा। ठीक है, ये प्रश्न हमेशा से रहा कि सजीवों में चाहे कोई भी जीव जाति हो, उनमें कैसे नर बनते हैं, कैसे मादा बनते हैं, मेल फीमेल का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये एक अलग क्यूरियोसिटी का विषय शुरू से था। ठीक है, इसलिए हमें अक्सर जेनेटिक्स के टॉपिक में भी ये एक अलग से टॉपिक दिया जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन का जो पार्ट है वो लंबे समय में जाकर के धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती हैं कि क्या क्या चीज़ों का रोल है, क्या नहीं है। वैसे एक बात स्पष्ट है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये आनुवांशिक रूप से नियंत्रित है। किसी भी जीव में लिंग निर्धारण जो है ये उनके जीन और कई और कारकों से तय होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली इसमें इस टॉपिक में यही जानने की कोशिश करेंगे कि लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार चीज़ें क्या क्या हैं। वैसे अगर हम बहुत पुरानी बात करें तो मानव में ये जिज्ञासा शुरू से ही थी, चाहे वो मानव अपने आप में देखे चाहे अन्य जीवों में देखे कि कैसे नर बनते हैं, कैसे मादा बनते हैं। और आज तक भी हम अपने समाज में देख सकते हैं, लड़का होगा, लड़की होगी, बेटा होगा, बेटी होगी, इसको लेकर दुनिया भर की भ्रांतियां भी हैं। ठीक है, कई ऐसे कारण, ऐसी चीज़ें भी बताई जाती हैं जिनका वैज्ञानिक आधार नहीं है लेकिन वो भी चले आ रही हैं। ठीक है, कई लोग जो हैं अलग अलग प्रकार के नुस्खे बता दिए जाते हैं कि आप ये खाइए, ऐसा करिए, वैसा करिए तो लड़का हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, 50 तरह की बातें, लेकिन हालांकि उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अगर हम वैज्ञानिक आधार की बात करें तो प्राचीन समय से जब कोशिकाओं की खोज हुई और आनुवांशिकी के भी अध्ययन जब शुरुआत हुए तब भी इसको लेकर के दिमाग में बातें थी कि ये कैसे होता है। जब मिश्रित वंशानुगति का सिद्धांत दिया गया और कहा गया कि भाई संततियों में पेरेंट्स के लक्षण मिक्स हो जाते हैं, मध्यम लक्षण आते हैं, तब पहला अपवाद या पहला ऑब्जेक्शन लिंग निर्धारण से आया कि अगर नर और मादा संततियों से, नर और मादा पेरेंट्स से बनने वाली संतति में लक्षण बीच के या मध्य मिश्रित हो जाते हैं तो फिर लिंग का लक्षण मिश्रित क्यों नहीं होता। संतति या तो नर बनती है या मादा बनती है। कायदे से देखा जाए तो नर और मादा से तो इंटरसेक्स मध्य की बननी चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तो लिंग निर्धारण की चीज़ें तब से चल रही, लेकिन देखिए विधिवत रूप से वैज्ञानिक तौर पर चीज़ें तब आई जब गुणसूत्रों के बारे में पता चला और सबसे पहले लिंग गुणसूत्रों की खोज हुई। ठीक है, जब गुणसूत्रों की खोज हुई और उसमें भी लिंग गुणसूत्रों की खोज हुई तो थोड़ा हम समझा पाए कि भाई ये लिंग गुणसूत्र हैं और जिस तरह का लिंग गुणसूत्र आएगा वैसा जीव बनेगा। कहा गया कि भाई एक्स आएगा तो मादा बन जाएगी, XY आएगा तो नर बन जाएगा। इस तरह से गुणसूत्रों के आधार पर थोड़ा बहुत समझाया जाने लगा। ठीक है, गुणसूत्रों से थोड़ा जब हम आगे बढ़े तो पता चला कि गुणसूत्र भी कुछ नहीं है, गुणसूत्र के ऊपर भी तो जीन काम करते हैं। तो हमें आखिरकार समझ में आया कि लिंग निर्धारण भी एक आनुवांशिक प्रक्रिया है और उसमें कई लक्षण होते हैं और ये सारे लक्षण जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। अर्थात जो हम लिंग गुणसूत्रों की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब लिंग गुणसूत्रों पर भी जीन है जो ये काम कर रहे हैं, नर को नर बनाने का, मादा को मादा बनाने का। आज हमें और स्पष्ट पता है, हालांकि हम लिंग गुणसूत्र आज भी मानते हैं, लेकिन हमें पता है कि लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित सारे जीन केवल लिंग निर्धारण के नहीं है। ये हमने लिंग साइलंगता में बताया आपको। लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित कुछ जीन लिंग निर्धारण के हैं तो कुछ दूसरे जीन भी हैं। और मजे की बात यह है कि लिंग निर्धारण से संबंधित कुछ जीन ऑटोसोम पर भी है। तो इसका मतलब इतना स्पष्ट रूप से विभाजन नहीं है कि लिंग गुणसूत्रों का केवल काम लिंग निर्धारण है और बाकी ऑटोसोम का काम दूसरा, ऐसा भी नहीं है। कोई जीन बहुत सारे शामिल होते हैं, कुछ जीन लिंग गुणसूत्रों पर हैं, कुछ ऑटोसोम पर भी हैं। तो जीन और गुणसूत्र के माध्यम से हम थोड़ा बहुत लिंग निर्धारण समझा पाए। फिर हमने देखा कि अगर हम मानव के अलावा अन्य जीवों में बात करें, पेड़ पौधों से लेकर सूक्ष्म जीवों से लेकर अन्य जीव, तो हमने देखा कि लिंग निर्धारण में तो अत्यंत विविधता है और जितने छोटे निम्न जीव हैं, अकशेरुकी इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जो निम्न पादप हैं, वहाँ से लेकर मानव तक लिंग निर्धारण में बड़ी सारी विविधता देखी गई। और छोटे जीवों में लिंग निर्धारण को लेकर बहुत ज़्यादा जटिलता नहीं है और बहुत आसान वे में वो लिंग निर्धारण कर लेते हैं। वहीं मानव तक आते आते ये चीज़ें और भी जटिल होती गई। ठीक है, छोटे जीवों में हमने देखा है कि कई बार नॉर्मली उन जीवों में अप्रत्यक्ष विभाजन करते हैं, वो लार्वा बना रहे हैं, उसके बाद वयस्क बनता है। तो उनमें ये देखा गया कि लार्वा अवस्था तक तो वो तय नहीं होता है कि वो नर बनेगा या मादा बनेगा, सब एक जैसे होते हैं। और लार्वा से जब वयस्क बनता है उस समय वो लास्ट में जाकर तय करते हैं कि मुझे नर बनना है या मादा बनना है। ऐसे में देखा गया है कि नर और मादा निर्धारण के जीन तो हर जीव बराबर ही है, मतलब प्रत्येक जीव में नर निर्धारण का भी जीन और मादा निर्धारण का भी जीन है।
अब परिस्थितियां और कई और कारकों के आधार पर तय होगा कि कौन से जीन काम करेंगे और जीव बनेगा क्या। और ऐसे में देखा गया कि जीन और गुणसूत्र के अलावा वातावरणीय परिस्थितियों का बड़ा रोल है, ठीक है। और छोटे जीवों में तो कुछ ज़्यादा ही, उनमें तो डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल होता है, लार्वा भाई निषेचन भी बाहरी हो रहा है, लार्वा बन रहा है, फिर वयस्क बन रहा है। तो ऐसे में जब कई बार लार्वा से वयस्क बनते हैं तो आसपास की वातावरणीय परिस्थितियाँ किस प्रकार की है उसके आधार पर वो नर या मादा में विभेदित होता है, ठीक है। जीव को जहाँ लगता है कि अभी नर बनने में ज़्यादा फायदा लग रहा है तो वो नर में विभेदित हो जाता है, नहीं तो मादा में। तो हम देखिए वहाँ छोटे जीवों में ये चीज़ें बहुत आसानी से और बाहरी कारकों से काफ़ी प्रभावित हैं। पौधों में हमने देखा कि लिंग निर्धारण बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है बल्कि नगण्य है। मैक्सिमम पौधे द्विलिंगी पुष्प बनाते हैं और जो द्विलिंगी पुष्प बनाते हैं उनमें तो लिंग गुणसूत्र ही नहीं माने जाते, ठीक है। हमने जेनेटिक्स में मटर का पौधा पढ़ा, 7 जोड़े गुणसूत्र के पढ़े, लेकिन कभी लिंग गुणसूत्र नहीं बताया। पौधों में केवल जो एक लिंगी पौधे हैं, जहाँ नर पौधा अलग और मादा पौधा अलग, वहाँ होता है लिंग निर्धारण, उनमें होते हैं लिंग गुणसूत्र। बाकी जो द्विलिंगी, ज्यादातर पौधे द्विलिंगी पुष्प बनाते हैं, उनमें लिंग गुणसूत्र अलग से बताए नहीं, होते भी नहीं है, बताए भी नहीं जाते। पौधों का मैटर अलग है। स्तनधारियों का, मानव का, इनका थोड़ा और जटिलता बढ़ जाती है। और वातावरण तो अपनी जगह सब जगह काम आएगा ही आएगा। हमने देखा कि इन जीवों में फिर हार्मोन का भी रोल है, सेक्स हार्मोन बनते हैं, मादा में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, तो नर में एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इस तरह के। और हमने देखा है कि नर को नर की तरह बनाने के लिए और मादा को मादा की तरह बनाने के लिए हार्मोन का भी अत्यंत रोल है, वातावरण का भी रोल है, गुणसूत्र और जीन का तो रोल है। कई कारक मिलकर के लिंग निर्धारण के इस कार्य को पूरा करते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर मुख्य रूप से लिंग निर्धारण की कुछ विधियाँ बताई गई हैं हमारे सिलेबस में, हम उसी पर अध्ययन करेंगे। अगर हम लिंग निर्धारण को परिभाषित भी करते हैं तो किसी जीव के विकास की आरंभिक अवस्था में उसके नर या मादा होने का निर्धारण करना या निर्धारण होना लिंग निर्धारण कहलाता है। कि वो नर बनेगा या मादा बनेगी, इस चीज का निर्धारण होना ही लिंग निर्धारण कहलाता है। और ये उसके आमतौर पर विकास की आरंभिक अवस्थाओं में ही हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं। लिंग निर्धारण में कई कारकों का योगदान होता है, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें जीन्स, गुणसूत्र, वातावरण, हार्मोन, ये सारी चीजें चाहिए। और सबका एक संयुक्त कार्य, संयुक्त प्रयास होता है जीव को नर या मादा बनाने में। अलग अलग जगह पहले देखिए आधारभूत रूप से तो जीन और गुणसूत्र ही से ही काम शुरू होता है, जीव अंदर से दोनों से विकसित होता है। लेकिन फिर नर को नर की तरह बनाने में, मादा को मादा की तरह बनाने में वातावरण का और हार्मोन का भी रोल है। आप देखिए कई बार जीन और गुणसूत्र बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन हार्मोन का संतुलन सही नहीं है और हार्मोन जो है ज्यादा कम बन गया। हम देखते हैं कई बार नर में मादा के लक्षण और मादा में नर के लक्षण आ जाते हैं। मान लो किसी नर में फीमेल हार्मोन का स्तर बढ़ गया तो उसमें मादा लक्षण आने लग जाएंगे, किसी मादा में मेल हार्मोन का स्तर बढ़ गया तो उसमें नर के लक्षण आने लग जाते हैं। हमने आपको बताया था सूडो हर्मोफ्रोडिज्म और गायनोकोमेस्टिया जैसे रोग, ये हार्मोन के असंतुलन से होते हैं। अब हार्मोन असंतुलन से होने वाले इस रोग में जीन का कहाँ योगदान है? जीन तो सब भी है और जीन है ही, केवल और केवल जीन के प्रदर्शन से जो हार्मोन बन रहा है उसकी वजह से भी कई बार लिंग निर्धारण डिस्टर्ब हो गया। तो इसलिए कई कारकों का सम्मिलित कार्य होता है और एक जीव को नर और मादा बनाया जाता है, ठीक है। आमतौर पर एक जीव या संतति नर या मादा में से क्या बनेगी ये उसके विकास की आरंभिक अवस्थाओं में एक बार को तय तो हो जाता है। डिसाइड तो बहुत पहले हो जाता है लेकिन डिसाइड होना निर्धारण नहीं है, ठीक है। वहां केवल हमने तय किया कि हाँ ये बनेंगे, लेकिन पूरे बनने तक माना जाता है निर्धारण। वैसे तो जीवन चक्र में निषेचन और उसके आसपास ही एक बार को तय हो जाता है कि जीव को क्या बनना है, लेकिन वो सिर्फ वहां डिसाइड हुआ है। अब जो डिसाइड हुआ वही बने और अंत तक वो नर या मादा बनने तक चलता है निर्धारण। लिंग निर्धारण पूरा तभी माना जाएगा जब जीव या तो नर बन जाए या मादा बन जाए, उसका बनना कंप्लीट हो जाए, ठीक है। निषेचन के आसपास जहाँ तय होता है, किस जगह ये तय होता है जीवन चक्र में वो स्थान, और उसके आधार पर हम लिंग निर्धारण को 3 समूह में 3 प्रकार में बांटते हैं। लिंग निर्धारण के हम 3 प्रकार ले सकते हैं, ठीक है। जीवन चक्र में लिंग निर्धारण के स्थल के आधार पर ये 3 प्रकार के होंगे, ठीक है। इन 3 प्रकार में सबसे पहले है प्रोगेमिक, सिंगेमिक और इपिगेमिक। प्रो का मतलब पहले, ठीक है, यानी कि ये निषेचन से पूर्व लिंग निर्धारण होना। ये विरल रूप से होता है कि निषेचन से पहले ही लिंग निर्धारण हो जाए, मतलब पहले तय हो कि जीव क्या बनेगा। इस प्रकार का पहले निर्धारण वाला कार्य अत्यंत विरल है और कुछ मधुमक्खियों में नर में ये देखा गया है। तो ध्यान रखिएगा ये बहुत रेयर होता है। और मेल भी नर मधुमक्खी जो होती है जिसे ड्रोन भी कहा जाता है, वो
निषेचन से पहले ही तय रहता है कि वो नर ही बनेगा। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी सही। बाकी ये चीज बहुत रेयर है। आमतौर पर सबसे ज्यादा जो कॉमन स्थिति वो है सिंगगैमिक। निषेचन के समय लिंग निर्धारण, कौन से दो प्रकार के गैमेट संलयित हो रहे हैं और जाइगोट कैसा बन रहा है, वही तय होगा कि लिंग जीव क्या बनेगा निषेचन के वक्त। और ये सबसे सामान्य अवस्था है, अधिकांश जीवों में हमें यही मिलती है, मानव सहित ज्यादातर जीवों में। निषेचन के वक्त कौन से गैमेट काम आए उससे तय होगा। और एक और विरल कार्य है इपीगैमिक, मतलब निषेचन के बाद। निषेचन हो गया उसके बाद जाके तय हो। कुछ रेयर केसेस में हमें ये भी मिला। निषेचन से पूर्व और निषेचन के बाद वाली स्थितियां रेयर हैं। जैसे मधुमक्खियों का एक उदाहरण हमारे कोर्स में है। मधुमक्खियों में नर मधुमक्खी ड्रोन जो है वो पहले निर्धारित हो जाती है, जबकि मादा मधुमक्खी निषेचन के भी बाद में जाके तय होती है। तो मादा मधुमक्खी इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। इसके अलावा जो वातावरण की मदद से लिंग निर्धारण हो रहा है, जो निर्धारण में वातावरण का काफी प्रभाव है, वो तय करेगा नर बनेगा मादा बनेगा, वो भी निषेचन के बाद ही काम करता है। ठीक है, जैसे लार्वा और उससे आगे जो काम हो रहा है, तो वातावरणीय लिंग निर्धारण में भी हमें निषेचन के बाद ही निर्धारण मिलता है। तो निषेचन को केंद्र मानते हुए निषेचन से पहले निर्धारण हो रहा है, बाद में हो रहा है, या उस वक्त हो रहा है। इस तरह से हम तीन प्रकार के लिंग निर्धारण कह सकते हैं, प्रोगैमिक, सिंगैमिक, इपीगैमिक। ज्यादातर जीवों में सिंगैमिक निर्धारण होता है। ठीक है, अब देखिए लिंग निर्धारण में मैंने जैसा कहा कि शुरुआत गुणसूत्र से हुई, उसके बाद जीन और कई चीजों पर आए। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा और उसकी क्रियाविधि कैसे क्या रही, हमें इसके अलग अलग कारक हैं। देखिए जीन भी हैं, गुणसूत्र भी हैं, वातावरण, हार्मोन का जो रोल होता है वो हम नॉर्मली जनन वाले चैप्टर में पढ़ लेते हैं, हार्मोन क्या करते हैं। ठीक है, वातावरण का रोल अलग अलग जीवों में अलग अलग रहता है। मुख्य रूप से जो क्रियाविधि में हमें पढ़ना है वो गुणसूत्रों और जीन के संबंध में लिंग निर्धारण कैसे होता है उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो हमें क्रियाविधि में एक गुणसूत्र पर आधार पर थ्योरी लेंगे और एक जीन के आधार पर लेंगे। सबसे पहले मैकेनिज्म जो लेंगे हम वो गुणसूत्रीय आधार पर लेंगे, लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रियाविधि क्या रहेगी, तो हम पहला जो लेंगे लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसे एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके आधार पर सबसे पहले तो जीन लिंग निर्धारण को गुणसूत्रों के आधार पर समझाया जाने लगा, क्योंकि जब लिंग गुणसूत्र खोज हुई तो काफी समय तक हम गुणसूत्र के आधार पर ही लिंग निर्धारण समझाते रहे। जीन का भी समझने वाली बात हमें थोड़ी बाद में मिली, इसके बाद हम जीन पे बात करेंगे। ठीक है, लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत सर्वप्रथम स्टीवन और विल्सन द्वारा दिया गया। इन्होंने भी डायरेक्टली गुणसूत्र को शामिल नहीं किया, लेकिन इनके ही काम से ही शुरुआत हुई। स्टीवन और विल्सन जीवों में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, जीवों में इन्होंने युग्मक जनन का अध्ययन किया और किस प्रकार के युग्मक बनते हैं, कैसे बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं। जब उन्होंने अलग अलग जीवों में गैमेट निर्माण पर अध्ययन किया तो उन्होंने एक बड़ी विशेष बात प्राप्त की। उनका निष्कर्ष उन्होंने देखा कि नर और मादा दोनों पैतृकों में से वास्तव में संतति के लिंग निर्धारण में तो एक ही पेरेंट जिम्मेदार है। ये बात उन्होंने अपने अध्ययनों में बताई और उन्होंने देखा कि दोनों पेरेंट में से कोई एक पेरेंट, चाहे नर हो चाहे मादा हो, कोई एक पेरेंट दो प्रकार के गैमेट बनाता है और उसे हेट्रोगैमेटिक कहेंगे, और कोई एक पेरेंट सिर्फ एक ही प्रकार के गैमेट बनाता है और उसे होमोगैमेटिक कहेंगे। तो उन्होंने दो शब्द दिए, होमोगैमेटिक, हेट्रोगैमेटिक, और स्पष्ट तौर पर कहा कि जो दो प्रकार की गैमेट बनाता है, जो हेट्रोगैमेटिक होता है, वही संतति का लिंग निर्धारण करेगा। इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये बताई कि नर और मादा दोनों पेरेंट का बराबर योगदान नहीं है लिंग निर्धारण में, एक पेरेंट का ज्यादा रोल होता है। ठीक है, और कौन सा पेरेंट जिम्मेदार, वो नर भी हो सकता है, वो मादा भी हो सकता है, वो उस पर निर्भर करेगा कि जो पेरेंट दो प्रकार की गैमेट बनाएगा वो तय करता है। ठीक है, तो इनका जो निष्कर्ष रहा कि नर और मादा पेरेंट में से कोई एक हेट्रोगैमेटिक व दूसरा होमोगैमेटिक पेरेंट होता है। हेट्रोगैमेटिक जो दो प्रकार के गैमेट बनाता है और यही संततियों में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। होमोगैमेटिक केवल एक ही प्रकार के गैमेट बनाते हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना कि दोनों पेरेंट में से एक हेट्रोगैमेटिक होगा, एक होमोगैमेटिक होगा, और जो हेट्रोगैमेटिक है, जो दो प्रकार के गैमेट बनाता है, उसी से संततियों का लिंग निर्धारण होगा। ठीक है, और ये नर मादा में से कोई भी हो सकता है, ऐसा भी जरूरी नहीं कि केवल नर ही होती है, मादा भी होती है। अब ये आखिर हेट्रोगैमेटिक क्यों है, आखिर ऐसा क्या है कि ये दो प्रकार की गैमेट बना रहे। जब इस पर आगे काम किया गया तो इनके अंदर हमें कुछ विशिष्ट गुणसूत्र मिले कि ये जो हेट्रोगैमेटिक प्रवृत्ति है
ये कुछ विशिष्ट गुणसूत्रों की उपस्थिति से आई और उन विशिष्ट गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र कहा गया, एलोसोम कहा गया। और एक एक करके फिर 2 लिंग गुणसूत्र खोजे गए। पहले एक्स गुणसूत्रों की खोज हुई, फिर वाई की हुई। एक्स गुणसूत्र हैंकिंग नामक वैज्ञानिक ने खोजे, वाई गुणसूत्र स्टीवंस ने खोजे। तो ये जो हेट्रोगेमेटिक है, ये कुछ विशिष्ट गुणसूत्रों के कारण हेट्रोगेमेटिक होते हैं। इन्हें इन विशिष्ट गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो 2 प्रकार के हैं, एक्स और वाई। एक्स गुणसूत्रों की खोज हैंकिंग द्वारा और वाई गुणसूत्रों की खोज स्टीवंस द्वारा की गई। तो लिंग गुणसूत्र खोजे गए और इसके आधार पर लिंग निर्धारण समझाया जाने लगा। ठीक है, इसमें लिंग गुणसूत्रों की खोज में भी बड़ा विशेष बात रही। हैंकिंग जो है कुछ कीटों पर अध्ययन कर रहे थे। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो थोड़ा उनका कार्य भी लिखा है। वो कुछ कीटों पर अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ कीटों के अंदर उनके केंद्रक में एक अलग ही प्रकार की विषम संरचना नजर आई। ठीक है, जो बाकी गुणसूत्रों से थोड़ी उनको अलग नजर आई। और उस विषम गुणसूत्र को विषम संरचना को पहचान नहीं पाया कि ये क्या है, और उन्होंने एक अज्ञात संरचना के नाम से उसका नाम रख दिया एक्स बॉडी। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इनका नाम एक्स और वाई क्यों रखा गया, उसकी वजह बता रहा हूँ। हैंकिंग ने देखा कि केंद्रक के अंदर एक विषम संरचना नजर आती है। ठीक है, और उन्होंने, क्योंकि वो अज्ञात थे, उनको पता नहीं था ये क्या थी, तो उन्होंने अज्ञात होने की वजह से नाम दे दिया एक्स बॉडी। बाद में अध्ययन हुआ तो पता चला जिसको वो एक्स बॉडी कह रहे हैं वो दरअसल एक गुणसूत्र है और उसका लिंग निर्धारण में काफी योगदान है। तो क्योंकि उसको एक्स बॉडी कहा गया था पहले, तो उसी से उसको एक्स गुणसूत्र कर दिया गया। बाकी एक्स गुणसूत्र या एक्स नाम रखने के पीछे और कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। अब जब एक का एक्स रख लिया तो जब दूसरा खोजा गया तो उसका वाई रख लिया गया, और इस तरह से लिंग गुणसूत्र हमें 2 प्रकार के मिले और उनके नाम एक्स और वाई रखे गए। लिंग गुणसूत्रों की खोज के बाद ये स्पष्ट हो गया कि जीवों में लिंग निर्धारण के परिप्रेक्ष्य से अगर देखें तो गुणसूत्रों के 2 समूह बनाए जाते हैं। एक वो जिनका लिंग निर्धारण में योगदान है, एक वो जिनका योगदान नहीं है। जिनका योगदान है उन्हें एलोसोम या लिंग गुणसूत्र कहा गया, और जो दूसरे काम कर रहे हैं जो लिंग गुणसूत्रों में जिनका योगदान नहीं है वो ऑटोसोम कहा गया। ठीक है, इस तरह से 2 भाग किए गए। ठीक है, तो अगर हम गुणसूत्रों को थोड़ा सा बांटें तो गुणसूत्रों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ऑटोसोम और एलोसोम। ऑटोसोम वो हैं जो लिंग निर्धारण के अतिरिक्त बाकी का कार्य करते हैं। एलोसोम जिनको सेक्स क्रोमोसोम भी कह रहे हैं, इनको हेट्रोक्रोमोसोम, आइडियोक्रोमोसोम, कई सारे नाम दिए गए। हेट्रोक्रोमोसोम, आइडियोक्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम। ठीक है, ये लिंग निर्धारण में कार्य करते हैं। और काफी लंबे समय तक ये माना गया कि एलोसोम केवल लिंग निर्धारण का कार्य और ऑटोसोम बाकी सारे कार्य करते हैं। ये तो जब मॉर्गन ने लिंकेज पर अध्ययन किया, और जो मैंने आपको लिंग संलग्नता बताई थी, मॉर्गन ने जब ड्रोसोफिला पर अध्ययन किया तो उन्हें एहसास हुआ कि इतना स्पष्ट विभाजन नहीं है। और उन्होंने देखा कई सामान्य लक्षण जिनका नर मादा निर्धारण में कोई योगदान नहीं, उनके जीन भी एक्स और लिंग गुणसूत्रों पर है। जैसे उन्होंने ड्रोसोफिला में आंखों का रंग अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि इसका जीन तो एक्स पर है। अब आंखों के रंग का नर मादा बनाने में कोई काम नहीं, लेकिन जीन एक्स पर है। तभी अब जो मॉडर्न वे में हम बात करते हैं तो ठीक है, वे लिंग गुणसूत्रों पर लिंग निर्धारण के कुछ जीन हैं, लेकिन सारे नहीं है। कुछ जीन ऑटोसोम पर भी हैं। ठीक है, लेकिन ये विभाजन तब से लेकर आज तक चला आ रहा है। ठीक है, अब इनमें से सीधी सी बात है, कम कौन होगा ज्यादा कौन होगा, तो जो एलोसोम होंगे वो कम संख्या में होते हैं। ठीक है, ये कम संख्या में होते हैं। और एलोसोम जो है कुल मिलाकर के 2 प्रकार के हैं। लिंग गुणसूत्र 2 प्रकार के हैं जिनको हम एक्स और वाई कहते हैं। ये संख्या में कम होते हैं और जीवों में अधिक संख्या में मिलते हैं हमेशा ऑटोसोम। इन पर जीन भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम 2 प्रकार के हैं। एक अगुणित कोशिका में एक हैप्लॉइड सेल की अगर बात करें, जिसको कि हम एक जीनोम भी कहते हैं, ये हैप्लॉइड सेल वो न्यूनतम गुणसूत्र संख्या है जिस पर एक जीव के सारे जीन हैं और वो उसके सारे जीवन के लिए जरूरी है। इससे कम में वो सर्वाइव नहीं करेगा। देखा गया है कि जो अगुणित गुणसूत्र का जो समूह होता है उसमें एक गुणसूत्र हमेशा लिंग गुणसूत्र रहता है और बाकी सारे ऑटोसोम होते हैं, ये तय है। तो एक अगुणित कोशिका में हमेशा एक लिंग गुणसूत्र, और जब द्विगुणित हो जाएगी तो एक जोड़ा अर्थात 2 हो जाएंगे। जब एक होगा तो या तो वो एक्स होगा या फिर वाई होगा, दोनों में से कोई एक। और जब एक जोड़ा होता है यानी कि 2, तो हमें 2 स्थितियां दिखेगी, या तो वो एक्स एक्स होगा या फिर एक्स वाई होगा। और प्राकृतिक रूप से कभी वाई वाई अवस्थान नहीं मिली। ठीक है, तो इस तरह से एक्स एक्स और एक्स वाई 2 कॉम्बिनेशन मिलते हैं। इनके अलावा बचे हुए सारे गुणसूत्र ऑटोसोम होते हैं। अर्थात अगर एक हैप्लॉइड सेल में मैं ऑटोसोम की संख्या देखूं तो जो n संख्या उसमें से एक लिंग गुणसूत्र हटा दो तो ये हो जाएगा n-1। ऐसे डिप्लॉइड के अंदर 2 हैं तो ये 2n-2 हो जाएगा। इसमें से ये लिंग गुणसूत्र हटाने के बाद बचे हुए सारे ऑटोसोम होते हैं।
ठीक है। अब यहाँ एक विशेष बात आपको और ध्यान रखनी जो आपके आगे काम आती है, और वो है n-1 की ये संख्या। n-1 जो होता है ये किसी जीव का एक ऑटोसोम सेट कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी भी जीव में जितने ऑटोसोम होते, जितने प्रकार के ऑटोसोम होते, सबका एक एक गुणसूत्र, ये उसका ऑटोसोम सेट, उसको कैपिटल A से दर्शाते हैं, ऑटोसोम सेट। ठीक है, और ये एक अगुणित कोशिका में एक रहता है, तो द्विगुणित में 2 हो जाएगा। हमें कई बार ऑटोसोम की संख्या और ऑटोसोम सेट की संख्या में कंफ्यूजन कर दिया जाता है। जैसे ऑटोसोम की कुल संख्या अलग बात है और सेट की संख्या अलग है। n-1 को एक सेट कह रहे हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मानव में कितने गुणसूत्र हैं? 46। उसमें लिंग गुणसूत्र कितने? तो डिप्लॉइड सेल में 46 से 2 हटा दो तो 44 क्या हो गए? ऑटोसोम और 2 लिंग गुणसूत्र। ये बात है डिप्लॉइड की। मानव की हैप्लॉइड सेल में गुणसूत्र कितने? 23। उनमें लिंग गुणसूत्र कितने? 1। तो उसमें ऑटोसोम कितने? 22। तो मानव की अगुणित कोशिका में 1 लिंग गुणसूत्र और 22 ऑटोसोम है। ऑटोसोम की संख्या कितनी? 22। और ऑटोसोम सेट कितने? मानव की अगुणित कोशिका में ऑटोसोम सेट कितने? तो n-1 एक सेट होता है। n-1 कितना मानव में? 23 में से 1 22, यानी कि 22 ऑटोसोम मिलाकर एक सेट बना। समझे? तो अगर ऑटोसोम सेट की संख्या कह रहे हैं तो 1 और ऑटोसोम की संख्या कह रहे हैं 22, ये मानव की अगुणित कोशिका की बात हो रही है। तो अच्छे से क्वेश्चन में भी समझ लेना कि सेट पूछ रहा है या संख्या पूछ रहा है। तो ऑटोसोम संख्या टोटल लेनी पड़ेगी तो 22 आएगी, और ये 22 मिला के एक सेट कहलाता है। तो एक अगुणित कोशिका में ऑटोसोम तो 22, ऑटोसोम सेट कितना? 1। द्विगुणित कोशिका में ऑटोसोम सेट 2 हो जाएंगे और ऑटोसोम की संख्या 44 हो जाएगी, 44। 22 के वहां 22 के 2 सेट होंगे, तो कुल ऑटोसोम 44 और ऑटोसोम सेट कितने? 2 हो गए। 22 का एक सेट होता है। तो ऑटोसोम सेट याद रखना है। जैसे ड्रोसोफिला की बात करें, ड्रोसोफिला का द्विगुणित संख्या है 8, 4 जोड़े गुणसूत्र 8 है। अब उनमें लिंग गुणसूत्र कितने? 2। बचे हुए सारे क्या है? ऑटोसोम, यानी कि 6 ऑटोसोम है और 2 लिंग गुणसूत्र हैं। ड्रोसोफिला की अगुणित कोशिका में गुणसूत्र कितने? 4, 8 के 4 हो जाएंगे। उनमें से लिंग गुणसूत्र कितना? 1। तो ऑटोसोम कितने? 3। तो ड्रोसोफिला की अगुणित कोशिका में 3 ऑटोसोम और 1 लिंग गुणसूत्र। तो ड्रोसोफिला की अगुणित कोशिका में ऑटोसोम की संख्या कितनी? 3। ऑटोसोम सेट की संख्या कितनी? 1। ये ध्यान रखना। मतलब ड्रोसोफिला की अगुणित कोशिका में भी 1 ऑटोसोम सेट, ठीक है, और मानव की अगुणित कोशिका में भी 1 ऑटोसोम सेट। लेकिन मानव की अगुणित कोशिका के 1 ऑटोसोम सेट में ऑटोसोम की संख्या कितनी? 22। वहां 22 मिलकर एक सेट बना रहे हैं। ड्रोसोफिला में ऑटोसोम सेट में ऑटोसोम की संख्या कितनी? 3। वहां 3 गुणसूत्र मिला के एक सेट बन जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जीव जातियों में जैसे हम कहते हैं कि हर जाति का अपना गुणसूत्र संख्या फिक्स होती है। ठीक है, तो गुणसूत्र संख्या फिक्स होती है, ऑटोसोम भी फिक्स होते हैं, लिंग गुणसूत्र भी फिक्स होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि इनमें जो बदलने वाली चीज है वो है ऑटोसोम। ठीक है, अब देखो मानव के 46 गुणसूत्र में भी 2 लिंग गुणसूत्र, 44 ऑटोसोम, और ड्रोसोफिला के 8 गुणसूत्रों में भी 2 लिंग गुणसूत्र, 6 ऑटोसोम। अब चाहे 44 या 50 गुणसूत्र भी हैं तो भी 2 ही सेक्स क्रोमोसोम, 100 गुणसूत्र भी हो जाए किसी में तो भी 2 ही सेक्स क्रोमोसोम, बचे हुए सारे ऑटोसोम। और जहाँ ड्रोसोफिला में केवल 8 ही गुणसूत्र हैं उसमें भी 2 सेक्स क्रोमोसोम, 6 ही ऑटोसोम है। तो ऑटोसोम लिंग गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉइड में 2, हैप्लॉइड में 1, ये फिक्स रहेगी। और यहाँ इस बात से मतलब नहीं होता कि टोटल गुणसूत्र कितने, कुल गुणसूत्र कितने भी हों। डिप्लॉइड कोशिका में 2 लिंग गुणसूत्र, हैप्लॉइड में 1, ये बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद बचे हुए सारे ऑटोसोम, तो संख्या में विविधता कहाँ आएगी? केवल ऑटोसोम की संख्या में आएगी। और ऑटोसोम की संख्या भी अगर n-1 ले रहे तो वो एक सेट कहलाएगा। फिर तो थोड़ा सा गुणसूत्रों उनकी संख्या के बारे में ये फंडामेंटल बातें अच्छे से ध्यान रखिएगा। और हम कई बार इस ऑटोसोम सेट को यूज करेंगे तो एक ए लिखेंगे। एक ए का मतलब है हैप्लॉइड गुणसूत्र में उपस्थित ऑटोसोम की संख्या का एक सेट हो गया। ऑटोसोम की संख्या अलग चीज है, सेट की संख्या 1, हैप्लॉइड में 1, डिप्लॉइड में 2। ठीक है, तो ये ऑटोसोम सेट और ऑटोसोम की संख्या में अंतर ध्यान रखना, आगे काम आएगा। ओके, अब हम गुणसूत्री सिद्धांत में लिंग निर्धारण की विधियों पर आते हैं। देखा गया है कि अलग अलग जीवों में लिंग गुणसूत्रों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से
लिंग गुणसूत्र की विभिन्न विधियां बनी हैं, ठीक है, सॉरी, लिंग निर्धारण की विभिन्न विधियां भी बनी हैं। उसमें लिंग गुणसूत्र का कॉम्बिनेशन बदलता रहता है। तो हम कुछ 4-5 विधियां हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहली जो सबसे सामान्य विधि है वो XXXY विधि है। हम छोटी क्लासेस से ये पढ़ते आते हैं XXXY विधि। ये लाइगेज प्रकार भी कहा जाता है क्योंकि ये लाइगेज प्रकार के कीटों में पहली बार खोजी गई, तो इसे लाइगेज टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। और XXXY, आपको इन विधियों में 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली चीज, कौन सा पेरेंट तो हेट्रोगेमेटिक और कौन सा होमोगेमेटिक है। इससे आपको ये पता चलेगा कि संततियों में लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है। और दूसरा, बस इनके कुछ उदाहरण ध्यान रखने हैं, बाकी और बहुत ज्यादा जटिलता में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन विधियों को लिखने में हम एक तरीका यूज करेंगे कि पहला संगठन हमेशा फीमेल का लिखेंगे सारी विधियों में, ताकि तुलना आसानी से और कंफ्यूजन ना हो। तो अब XXXY में XX पहला संगठन किसका, फीमेल का, और दूसरा संगठन मेल का, ठीक है। अब इसमें XX अवस्था है तो ये हेट्रोगेमेटिक रहेगी, सॉरी होमोगेमेटिक, और मेल जो है ये हेट्रोगेमेटिक रहेगा। इनका पूरा कॉम्बिनेशन देखें तो AA + XX, ये डिप्लॉयड कंडीशन देखिए, ये AAXX, और ये एक क्या है, ये जीन या जीनोटाइप नहीं है, ये A है ऑटोसोम सेट। तो इस डिप्लॉयड कोशिका में 2 ऑटोसोम सेट है AA, और 2 सेक्स क्रोमोसोम XX। नर में AA के साथ XY हो जाएंगे। अब जब इनके गैमेट बनेंगे, क्योंकि मादा फीमेल जो है होमोगेमेटिक की एक ही प्रकार की गैमेट बनाती है, सारे गैमेट A + X प्रकार के बनेंगे, एक ही प्रकार की गैमेट बनेंगे। लेकिन नर में X और Y होने की वजह से 50% A + X और 50% A + Y बनेंगे। X वाले नर युग्मक को गाइनोस्पर्म कहते हैं, Y वाले को एंड्रोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर नर युग्मक स्पर्म का नेचर तय करेगा कि संतति क्या बनेगी। यदि एक गाइनोस्पर्म एग से संलयन करेगा तो फीमेल संतति बनेगी, एंड्रोस्पर्म संलयन करेगा तो मेल संतति बनेगी। तो संतति के मेल बनने या फीमेल बनने में नर युग्मक स्पर्म का रोल हुआ, मादा युग्मक का नहीं। जो पेरेंट हेट्रोगेमेटिक है उन्हीं के ही गैमेट तय करेंगी, ठीक है। इवन प्रायिकता दे सकते हैं, जैसे यहाँ तो सारे नर मादा युग्मक एक ही प्रकार के बन रहे थे, यहाँ तो प्रायिकता हो गई 1, और यहाँ 2 प्रकार के बन रहे हैं तो 50-50% प्रायिकता होगी। इनके जब संलयन करेंगे तो इनका गुणा हो जाएगा, तो मादा होने के मादा संतति की प्रायिकता 1/2 और नर संतति की प्रायिकता भी 1/2 रहेगी, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं, वही है। तो ये लाइगेज प्रकार सबसे सामान्य प्रकार का लिंग निर्धारण है। इसके उदाहरण की बात करें तो ये अधिकतर जीवों में यही पाए जाते हैं, ज्यादातर जीवों में, मानव में यही है, ड्रोसोफिला में यही है, और भी कई सारे। और तो और पौधों में भी हमें XXXY विधि सबसे ज्यादा मिलती है। हालांकि पौधों में ज्यादा लिंग निर्धारण नहीं है, केवल एक लिंगी पौधों में है, ठीक है। उसमें भी XXXY विधि ज्यादा मिलती है, और पौधों में केवल और केवल एक लिंगी पौधों में ही लिंग गुणसूत्र होते हैं, ये भी ध्यान रखना। मिलेंड्रियम और कॉक्सिनिया ये वो 2 पौधे हैं जिनमें पहली बार लिंग निर्धारण अध्ययन भी किया गया, और इनमें यही XXXY विधि मिली है। तो कभी कभी उदाहरण में पौधे का नाम भी पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखिए। तो ये तो खैर सबसे कॉमन विधि हो गई, और ये हम वैसे भी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ये मेल हेट्रोगेमेटिक कहलाएगी, कारण कि इसमें नर जो है वो हेट्रोगेमेटिक है, ये मेल हेट्रोगेमेटिक है। तो हमें कुछ जीवों में इसका रिवर्स मिला, उसमें मादा हेट्रोगेमेटिक थी, इसका उल्टा XXXY की जगह XYXX। अब XYXX तो फिर वो कंफ्यूज करेगा, तो हमने चिन्ह बदल लिए, और दूसरा आ गया ZWZZ विधि। ये पिछले वाले विधि का जस्ट उल्टा है। हमने कहा था पहला कॉम्बिनेशन फीमेल रखेंगे, तो यहाँ ZW अब फीमेल है और ZZ मेल हो गया। अब ZW मतलब वही XY है जिसको ZW कह रखा है, तो ये हेट्रोगेमेटिक होंगी, और नर जो है यहाँ होमोगेमेटिक होंगी, ठीक उल्टा हो गया। तो अब यहाँ पर फीमेल गैमेट 2 प्रकार के बनेंगे, A + Z, A + W। मेल गैमेट नर युग्मक सारे एक जैसे होंगे, A + Z। प्रायिकताएं वगैरह वैसी आएंगी, लेकिन इस बार संतति के नर बनने या मादा बनने के लिए जिम्मेदारी किसकी होगी, मादा युग्मकों की होगी। तो ये फीमेल हेट्रोगेमिटी है। तो प्रकृति में मेल हेट्रोगेमिटी भी मिलती है, और वो ज्यादा मिलती है। कुछ जीवों में फीमेल हेट्रोगेमिटी मिलती है, उदाहरण देखेंगे तो बटरफ्लाई के अंदर देखा गया, सिल्कवर्म रेशम के कीड़े में देखा गया, ठीक है। मछलियों में, सरीसृपों में, पक्षियों में, फिशेज, रेप्टाइल, बर्ड्स, इनमें कईयों में ये उदाहरण मिले हैं।
एक पौधे का भी नाम है फ्रेगेरिया इलेटियर नाम का एक पौधा है जिसमें भी उल्टा ZWZZ मेथड मिला है। ठीक है, तो ये दो मेथड है, एक दूसरे के विपरीत है। हमें एनसीईआरटी में एक प्रश्न पूछा हुआ, चूजों में लिंग निर्धारण किससे होता है, नर युग्मक से या मादा युग्मक से? आपको तुरंत बताना चाहिए, चूजे आएंगे पक्षियों में, पक्षी में मेथड कौन सा है, ZWZZ, अर्थात उसमें मादा युग्मक लिंग निर्धारण करता है, वही हेट्रोगैमेटिक है। ठीक है, तो ये दो मेथड हुए। उसके बाद देखिए एक तीसरा मेथड और आया। तीसरा जो मेथड आया XXX0 मेथड। ये जो विधि आई ये आई थोड़ी सी बाद में, बल्कि ये XXXY के समानांतर ही है। ठीक है, ये हैंकिंग ने सबसे पहले देखी थी। इसमें देखा गया कि जीवों में एक गुणसूत्र ही कम है। इसकी खोज हुई टिड्डे में, ग्रास ऑपर में देखा गया कि मादा में तो 12 गुणसूत्र और नर में 11 ही है, और नर में मादा से एक गुणसूत्र कम है और नर में विषम संख्या में गुणसूत्र है। जबकि अगर द्विगुणित संख्या 2n लिख रहे हैं तो सम संख्या आनी चाहिए, विषम तो आ ही नहीं सकती, लेकिन विषम आई। और तब देखा गया कि यहाँ तो y है ही नहीं, और y नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पर बिल्कुल सामान्य रूप से नर बन रहा है। और इसी मेथड से एक कंसेप्ट बना कि इसका मतलब नर बनाने में y का ज़्यादा योगदान ही नहीं है, और इन जीवों में तो y नहीं होने के बावजूद भी नर बढ़िया से बन रहा है। इसमें भी वही XXX0, इसे प्रोटीनोर प्रकार भी कहते हैं। ये प्रोटीनोर प्रकार के कीटों में खोजा गया। इसमें Y गुणसूत्र एब्सेंट होते हैं, और इसीलिए पहला तो मैंने कहा था फीमेल का लेंगे, तो फीमेल यहाँ पर XX और ये हेट्रोगैमेटिक हो गई A+X, और इससे एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा ये A+X। लेकिन नर जो है यहाँ हेट्रोगैमेटिक होंगे, फीमेल होमोगैमेटिक। नर हेट्रोगैमेटिक है, ये X0 होगा। ठीक है, तो गैमेट तो ये भी दो प्रकार के बनाएंगे, A+X और A+0। अब यहाँ 50% गैमेट ऐसे बनेंगे जिसमें लिंग गुणसूत्र ही नहीं है। 50% में X है, 50% में 0 का मतलब लिंग गुणसूत्र नहीं है, खाली ऑटोसोम है। ठीक है, अब कौन सा नर युग्मक संलयन करेगा उससे तय होगी संतति। अगर A+X वाला संलयन करेगा तो मादा, और A+0 वाले से नर बन जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर अभी भी नर युग्मक से ही निर्धारण हो रहा है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ Y गुणसूत्र अनुपस्थित है। तो पहला जो मेथड था XXXY और XXX0 में केवल यही अंतर है कि Y गुणसूत्र अनुपस्थित है, तब भी उसके बाद भी सामान्य नर बन रहे हैं। इसी से यह अवधारणा आई कि भाई Y का ज़्यादा रोल नहीं है, Y नहीं भी हो तो चलेगा। कुछ जीवों में तो ऐसा ही दिख रहा है, सब में नहीं है हालांकि ये। ठीक है, और यहाँ पर दोनों में ही मेल पेरेंट हेट्रोगैमेटिक है। ठीक है, इसमें नर में विषम संख्या में गुणसूत्र होते हैं, मादा से गुणसूत्र कम होता है, ध्यान रखिएगा। इसकी खोज ग्रासहोपर टिड्डे में हुई थी, इसके उदाहरणों में देखें। इसके अलावा बग्स में मिलता है, एस्क्रिस गोलक्रमी कहते हैं जिसे हम, और कॉकरोच, इनके अंदर ये XXX0 मेथड देखा गया। दो पौधे भी हैं, वेलिसिनेरिया एंड डायोस्कोरिया, जिनके अंदर भी ये XXX0 विधि देखी गई। ठीक है, तो ये पहले वाले मेथड का जस्ट उल्टा, पहले वाले मेथड में और इसमें समानता ये कि दोनों में मेल हेट्रोगैमेटी है। अंतर ये कि उसमें Y गुणसूत्र है, इसमें Y नहीं है। ठीक है, हमें एनसीईआरटी में 3 विधियां दी गई हैं, लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक और विधि है जो हालांकि इतनी रेयर है कि उसका कई बार जिक्र नहीं होता, कि जैसे XXXY का उल्टा भी बनता है ZWZZ, ऐसे XXX0 का भी रिवर्स मिला है हमें कुछ जीवों में। बहुत रेयर केस में होता है, इसलिए कई बार वो मेंशन नहीं होता। नहीं तो एक चौथी विधि और होती है Z0Z। अब X हटा के जैसे हमारा ZWZZ किया, ये Z0ZZ हो जाएगा, और इसमें Z0 फीमेल है और ये हेट्रोगैमेटिक रहेगी, और ZZ मेल होमोगैमेटिक हो जाएगी, उल्टा हो गया। और यहाँ वापस वही फीमेल गैमेट से निर्धारण होगा। ये अत्यंत विरल है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता। ये हमें कुछ पक्षियों में जैसे कि पीजन और डक, कबूतर में, बतख में, इनमें ये Z0ZZ मेथड मिला। वैसे पक्षियों में ZWZZ मेथड है, अभी बताया था, लेकिन कुछ पक्षियों में वो W नहीं होता, W मतलब Y, तो वो Z0ZZ हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 4 मेथड हो गए, XXXY, फिर इसका उल्टा ZWZZ, फिर XXX0, फिर इसका उल्टा Z0ZZ। इन 4 में से 2 जो हैं वो फीमेल हेट्रोगैमेटी, 2 मेल हेट्रोगैमेटी। XXXY लाइगिस प्रकार और XXX0 प्रोटीनोर प्रकार मेल हेट्रोगैमेटी वाले हैं, और प्रकृति में यही ज़्यादा मिलते हैं। फिर इनका जो उल्टा है ZWZZ और Z0ZZ, इसमें फीमेल हेट्रोगैमेटी और ये कम मिलते हैं। तो केवल लिंग गुणसूत्रों के संगठन के आधार पर हमने नर मादा निर्धारण का एक तरीका बताया। अच्छा, इन विधियों में अभी तक 4 विधियों में हमने देखा कि हमने केवल लिंग गुणसूत्रों की बात कर रहे हैं, ऑटोसोम पर कुछ नहीं।
लेकिन एक विधि ऐसी भी है गुणसूत्र सिद्धांत में जिसमें केवल लिंग गुणसूत्र नहीं बल्कि सारे के सारे गुणसूत्र काम आते हैं। एक विधि और है जो मैं अलग से एनसीईआरटी में दी हुई है और वो है हैप्लोडिप्लॉइडी विधि या अरेनोटॉकी कहते हैं। एनसीईआरटी में लिख रखा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। ये भी गुणसूत्र विधि है क्योंकि गुणसूत्र ही काम आ रहे हैं। हैप्लोडिप्लॉइडी, अरेनोटॉकी, ये एक ऐसी विधि है जिसमें जीव के सारे गुणसूत्र शामिल होंगे और जीव की गुणिता का स्तर तय करेगा कि वो नर बनेगा या मादा। लिंग निर्धारण प्लॉइडी लेवल से होगा। हैप्लॉइड होगा तो नर, डिप्लॉइड होगा तो मादा। इस प्रकार से वहाँ पूरा हैप्लॉइड डिप्लॉइड लेना पड़ रहा है, यानी कि ऑटोसोम एलोसोम सब मिला के वहाँ गुणिता के स्तर प्लॉइडी लेवल से निर्धारण होता है। हैप्लोडिप्लॉइड इसीलिए कहते हैं इसको। ठीक है, इस विधि में जीव की गुणिता का स्तर लिंग निर्धारण करता है और सामान्यतः समूह में रहने वाले कीटों में ये पाया जाता है। ये मेथड हमें इंसेक्ट में मिला है। ज्यादातर लिंग निर्धारण का अध्ययन कीटों में हुआ है और जितनी विधियां मैंने बताई है पहले से लेकर ये 5वीं, सब में कीटों के उदाहरण है। आर्थ्रोपोडा के सभी। ये भी कुछ कीटों में, ये वो कीट है जो समूह में रहते हैं, एक सामाजिक समूह बनाकर रहते हैं, जैसे कि हनी बी, मधुमक्खियां, चींटियां, वैस्प। ठीक है, इनमें आपने वैसे भी देखा होगा कि चींटियों का समूह हो चाहे मधुमक्खियों का समूह हो, इनमें बहुत बढ़िया तरीके से ये व्यवस्थित समूह होता है और बड़ा श्रम विभाजन और मिल के काम करते हैं। ठीक है, पूरा इनका एक समाज होता है, पूरा गांव बसा हुआ है, राजा रानी भी होंगे, नौकर चाकर भी होंगे, सब होता है और बड़े ही व्यवस्थित रूप से इनका काम चलता है। और इनमें कार्य विभाजन के साथ साथ लिंग निर्धारण का कार्य गुणिता यानी कि प्लॉइडी लेवल से होता है। जैसे हम मधुमक्खियों का उदाहरण लें तो मधुमक्खियों के समूह या उसके छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां मिलती हैं, क्वीन, वर्कर एवं ड्रोन। ठीक है, इनमें से क्वीन और वर्कर डिप्लॉइड होती है और ड्रोन हैप्लॉइड होता है। नियम यहाँ स्पष्ट है, जो डिप्लॉइड होगा वो हमेशा मादा बनेगा, जो हैप्लॉइड होगा वो नर। इसी को हैप्लोडिप्लॉइडी कहते हैं। और क्योंकि क्वीन और वर्कर डिप्लॉइड है तो ये मादा है, लेकिन क्वीन फर्टाइल मादा है और वर्कर स्टेराइल मादा है। वर्कर बंद है, मतलब ये युग्मक निर्माण नहीं करती, संततियां नहीं बनाती, और संततियां फर्टाइल है वो क्वीन है। नर जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और ये फर्टाइल होते हैं, गैमेट बनाते हैं। इस तरह से 3 समूह होते हैं। मधुमक्खियों में तो 3 है, चींटियों में और ज्यादा है। चींटियों में तो और भी समूह हैं। इन 3 के अलावा चींटियों में सैनिक भी होते हैं, सोल्जर्स। वहाँ नर्स भी होती है देखभाल करने के लिए। ऐसे कई काम के हिसाब से बटे हुए समूह हैं। ठीक है, अब इनमें देखो निर्धारण कैसे होता है। मधुमक्खी का ही उदाहरण देखें तो मधुमक्खियों में जो क्वीन होती है वो डिप्लॉइड है और वो फर्टाइल है, उसमें डिप्लॉइड संख्या 32 होती है और वो मियोसिस के माध्यम से हैप्लॉइड मादा युग्मक एग बनाती है। जबकि ड्रोन पहले से हैप्लॉइड ही होता है, n = 16, तो इसमें तो केवल अब माइटोसिस से ये स्पर्म बना देगा। माइटोसिस से गैमेट बनना ये भी विशेष बात है, देखिए। ठीक है, अब आप देखिए क्वीन में और ड्रोन में अगर दोनों गैमेट उपलब्ध होते हैं, इनका जो जनन का पूरा प्रक्रिया है, ये तो आप मधुमक्खियां अलग से भी पढ़ोगे आप, तो ध्यान रखिएगा कि अगर मादा युग्मक नर युग्मक का संलयन होता है, दोनों गैमेट समय पर उपलब्ध हो जाते हैं, तो निषेचन होगा और जायगोट बन जाएगा। और जायगोट बना मतलब फीमेल बनेगी। लेकिन कभी कभी नर युग्मक उपलब्ध नहीं हो पाते, नर युग्मक उपलब्ध नहीं हो पाते, तो कुछ मादा युग्मक अनिषेचक जनन द्वारा भ्रूण में बदल जाते हैं। कुछ मादा युग्मक अनिषेचक जनन, जिसको पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं, ठीक है, बिना निषेचन के भ्रूण निर्माण, तो अनिषेचक जनन द्वारा ये हैप्लॉइड भ्रूण में बदल जाते, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड थे और यही हैप्लॉइड भ्रूण आगे चल के नर ड्रोन में बदलेगा। तो नर बनाने में दोनों गैमेट का योगदान नहीं है। नर बनाने में केवल मादा युग्मक ही चाहिए, वही अनिषेचक जनन से नर बना देगा, नर संतति। इसी अनिषेचक जनन को नाम दिया गया अरेनोटॉकी। समझ गए? तो अगर दोनों गैमेट उपलब्ध है और निषेचन हो रहा है तो मादा बनेंगी, और निषेचन नहीं हो रहा, अकेला एक गैमेट उपलब्ध है, नर बनेगा। अब देखिए, नर बनने में निषेचन तक का तो इंतजार ही नहीं करना, ठीक है। और निषेचन से पहले ही तय हो गया कि अकेला मादा युग्मक है, अर्थात नर बनेगा। मैंने कहा था नर मधुमक्खी जो है उसका निर्धारण निषेचन से पहले ही हो गया, ये प्रोगेमिक। ठीक है, अब मादा में बात देखिए, ये तो तय हो गया कि जायगोट है, डिप्लॉइड है, यानी कि मादा बनेगी। लेकिन मादाएं 2 प्रकार की हैं, क्वीन और वर्कर। उसका निर्धारण अभी नहीं हुआ कि ये क्वीन बनेगी या वर्कर, और इसीलिए यहाँ पर अभी मादा का निर्धारण पूरा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ लार्वा बनेगा, ये अप्रत्यक्ष विभाजन करते हैं,
और लार्वा जो है फिर दोनों में से किसी में बदल सकता है, परिस्थिति पर निर्भर करेगा। यदि लार्वा रॉयल जेली खाता है तो वह क्वीन में विभेदित होता है, और यदि लार्वा बी ब्रेड खाता है तो वो वर्कर बनता है। अर्थात अब लार्वा के भोजन पर निर्भर करेगा। अगर उसे रॉयल जेली खाने को मिलती है तो उसका विभेदन और विभाजन सब अच्छे से होकर के वो फर्टाइल क्वीन बनता है। बी ब्रेड खाने पर उसमें जननांग नहीं बन पाते और वो स्टेराइल रह जाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर रॉयल जेली का एक रोल है। अब बात आती है भाई ऐसी भी क्या बात है कि जेली खाने वाले क्वीन बन रहे हैं। एक्चुअली रॉयल जेली स्वयं मधुमक्खियों द्वारा ही बनाया गया उत्पाद है, उन्हीं के शरीर से स्रावित होता है, और वो अपने आप में एक नए जो संतति आ रही उनके लिए एक परिपूर्ण भोजन होता है। समस्त आवश्यक उसमें पोषक तत्व हैं, हार्मोन्स हैं, जिनको खाने पर उसमें वृद्धि विकास प्रॉपर होकर के वो एक फर्टाइल क्वीन बनता है। लेकिन बी ब्रेड जो है ये मधुमक्खियों का ऐसा भोजन है जिसमें कई पोषक तत्वों की कमी है। इस वजह से बी ब्रेड जो कि ज़्यादा उपलब्ध होता है लेकिन उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। बी ब्रेड खाने पर उनमें जननांग विकसित नहीं होते और वो स्टेराइल रह जाते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर भोजन की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता, ये कारक आया जिसने तय किया कि वो वर्कर बनेंगे या क्वीन। और ये जो कारक है भोजन की उपलब्धता और गुणवत्ता, ये वातावरणीय कारक हुआ। तो वातावरण का भी रोल है। और आप देखो यहाँ निषेचन के तुरंत बाद तय नहीं हुआ, निषेचन के बाद में जाकर ये खाने पीने के बाद जाके तय हुआ है। इसीलिए मादा हनी बी का निर्धारण इपीगेमिक कहा जाता है निषेचन के भी बाद। अब कोई ये कहे कि निषेचन होते पता तो चली गया ना मादा है, जी नहीं। मैंने क्या कहा था, निर्धारण पूरा तब होता है जब जीव पूरी ढंग से बन जाए। मतलब मादा निर्धारण पूरा तब है जब वो वाकई में मादा बने। अभी तो निषेचन तो जायगोट ही तो बना था। अब वो भोजन के आधार पर तय होगा वो क्वीन और वर्कर, इसलिए ये इपीगेमिक कहा जाएगा निषेचन के भी बाद में। और नर जो बन रहा है वो निषेचन के पहले बन रहा है। जैसे मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमें एनसीईआरटी में एक आनुवांशिकी के आधार पर एक लाइन लिखी हुई है कि ड्रोन हैव नो फादर बट दे हैव ग्रैंडफादर। ठीक है, ड्रोन के कोई फादर नहीं है लेकिन उनके ग्रैंडफादर होते हैं। अब जैसे जो ड्रोन होता है वो मादा युग्मक से बना, अर्थात ड्रोन की माता होगी, पिता नहीं होंगे, तो इनके कोई पिता नहीं होते, लेकिन माता के तो पिता होंगे ना, तो वो भी ग्रैंडफादर ही कहलाता है, मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना जिसको कहते हैं। तो ड्रोन के पिता नहीं है लेकिन उनके नाना है, क्योंकि माता के तो पिता होंगे। तो ये एक लाइन वंशानुगति के आधार पर लिखी है, ड्रोन है नो फादर बट दे हैव ग्रैंडफादर। ठीक है, तो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण जो है यहाँ गुणसूत्र काम आते हैं, और ये भी गुणसूत्र जो है बेसिकली पूरे के पूरे गुणसूत्र लिए जाते हैं, गुणिता के स्तर से तय होता है। तो कुल मिलाकर ये हमने 5 प्रकार के लिंग निर्धारण की विधियां पढ़ी, XX, XY, ZW, ZZ, XX, X0, Z0, ZZ और फिर हैप्लोडिप्लॉइड। ये लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत था। ठीक है, और इसी को ही बड़े विस्तृत रूप से जो भी दिया है एनसीईआरटी में, यही मुख्य रूप से दिया है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी और कई कारक हैं, जैसा मैंने कहा जीन, वातावरण और भी कई चीज़ें हैं, हार्मोन वगैरह। तो इसके बाद हम एक और छोटी सी विधि लेंगे, हालांकि वो क्रिया विधि जो है एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दी, एनसीईआरटी में तो यही दी, लेकिन देखिए गुणसूत्रों के आधार पर जब हम लिंग निर्धारण करते हैं तो कुछ कमियां रह जाती हैं। जैसे कि कई बार जीव में मध्य की अवस्था आती है, इंटरसेक्स बन जाते हैं, वो जो नर होते हैं न मादा होते हैं, वो कैसे बने? ठीक है, उसका कोई जवाब नहीं। गुणसूत्री सिद्धांत में जो XX, X0 मेथड था उसमें आप देखिए Y तो है ही नहीं, और वहाँ 2 X होने पर मादा और 1 X रह जाने पर नर। केवल X गुणसूत्र की संख्या कम ज्यादा होने से कोई नर से मादा, मादा से नर कैसे हो गया? ये बात आप केवल गुणसूत्र से कभी नहीं समझा सकते। XX, X0 मेथड समझाया नहीं जा सकता कि खाली गुणसूत्र की संख्या ही तो कम हुई, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि लिंग निर्धारण एक मात्रात्मक लक्षण है क्या? ठीक है, और कई असामान्य स्थितियां, बीच की अवस्थाएं मिलती, इंटरसेक्स वगैरह मिलते हैं, उनको कैसे समझाएं? तो इसीलिए ये पता चलने लगा कि केवल गुणसूत्र से सब कुछ नहीं समझाया जा सकता, और गुणसूत्र के बाद, गुणसूत्र अपनी जगह मोटे तौर पर एक काम करता है कि इससे कुछ आइडिया लग जाएगा निर्धारण का, लेकिन गुणसूत्र के बाद एक और सिद्धांत दिया गया, जीन संतुलन सिद्धांत, जीनिक बैलेंस थ्योरी। ये थ्योरी और गुणसूत्र दोनों मिलाकर के ढंग से अगर लेते हैं तब लिंग निर्धारण ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। वैज्ञानिक CB ब्रिज द्वारा ड्रोसोफिला के आधार पर यह सिद्धांत बनाया गया। हालांकि इन्होंने अध्ययन ड्रोसोफिला पर किया और उसी के आधार पर यह सिद्धांत दिया, लेकिन उन्होंने कोशिश करी कि सभी जीवों पर लागू हो। इस सिद्धांत का आधारभूत कथन तो हर जीव पर लागू होता है,
बट जो उन्होंने जिस तरीके से ये बताया है ये ड्रोसोफिला के आधार पर सही है। भाई ड्रोसोफिला पर तो ये पूरी तरह से चलती है, ठीक है, बाकियों में अलग अलग जीवों में बदलना पड़ेगा, लेकिन संतुलन वाली बात सब पर लागू होती है। ये सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार नर निर्धारण और मादा निर्धारण के जीन हर जीव में होते हैं। दोनों प्रकार के जीन सभी जीव में हैं और इनके मध्य एक साम्य अवस्था, एक संतुलन रहता है। अब ये संतुलन की दिशा तय करती है कि जीव नर बनेगा, मादा बनेगा या कुछ और बनेगा। अगर ये संतुलन नर निर्धारण के जीन की तरफ झुका हुआ है तो जीव नर में विभेदित होगा, उसमें नर निर्धारण के जीन प्रदर्शित होंगे, मादा वाले नहीं होंगे। अगर ये मादा निर्धारण की तरफ झुकाव है इसका तो फिर ये जीव मादा बनेगा। कभी संतुलन बराबर से आ गया तो मध्य की अवस्थाएं इंटरसेक्स वगैरह बन जाएंगे, जो हम गुणसूत्रों में नहीं समझा पा रहे थे। तो इन्होंने संतुलन की एक बात कही, ठीक है। इनका कहना था कि नर निर्धारण और मादा निर्धारण के जीन प्रत्येक जीव में पाए जाते हैं, वह इनके मध्य एक संतुलन उपस्थित होता है जो लिंग निर्धारण का कार्य करता है। ये जो आधारभूत कंसेप्ट है इस सिद्धांत का, ये बिल्कुल सही है। ये बात सही है कि दोनों प्रकार के जीन होते हैं और संतुलन होता है। आप देखिए कई बार मानव तक में मेल हार्मोन फीमेल हार्मोन दोनों बनते हैं हर जीव में। अगर कोई नर है तो उसमें एंड्रोजन ज्यादा बनेंगे, फीमेल हार्मोन नगण्य होते हैं, लेकिन होते हैं। जो फीमेल है उनमें फीमेल हार्मोन ज्यादा, नर हार्मोन नगण्य है। कभी कभी हार्मोन असमानता हो जाती है ना, कभी फीमेल में मेल हार्मोन बढ़ गया, मेल में फीमेल हार्मोन बढ़ गया, तो फीमेल में मेल के करेक्टर आ गए, मेल में फीमेल के करेक्टर आ गए, सूडो हर्माफ्रोडिज्म, गायनेकोमेस्टिया। इस बात ये नर में मादा के लक्षण, मादा में नर के लक्षण आना, इस बात का साफ प्रमाण है कि दोनों प्रकार के जीन हर जीव में होते हैं। अब संतुलन इनका तय करेगा कि कौन प्रदर्शित होगा। संतुलन से तय होगा कि नर निर्धारण वाले जीन प्रदर्शित होंगे या मादा निर्धारण वाले, उसी अनुसार जीव बन जाएगा। तो ये कंसेप्ट सही है। मानव से लेकर हर जीव में संतुलन जरूर होता है। देखिए हमारे जितने भी जीन काम करते हैं सभी संतुलन से करते हैं और बिल्कुल तालमेल से, कि पहले ये जीन प्रदर्शित होगा, इसके उत्पाद से वो सक्रिय होगा, उससे वो, इस तरह से पूरा नियंत्रण रहता है। और हार्मोन का रोल आपको यहाँ और अच्छे से दिख रहा है कि यह हार्मोन देखिए कम ज्यादा होने पर जिस तरह से नर मादा में परिवर्तन आ रहा है, ये दिखा रहा है कि दोनों प्रकार के जीन सभी में है, ठीक है। तो जीन दोनों सभी में है। अब जो संतुलन है, किस तरह का ये संतुलन है, संतुलन को समझाने में इन्होंने ड्रोसोफिला की मदद ली है। इसलिए इन्होंने जो संतुलन का तरीका बताया वो ड्रोसोफिला का था। मानव में भी संतुलन, लेकिन मानव का संतुलन अलग तरह से चलता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजों में अंतर रहेगा। यहाँ इन्होंने उदाहरण भी दिए कि नर निर्धारण का जीन इस थ्योरी के अनुसार, और ये ड्रोसोफिला के आधार पर दिया है कि नर निर्धारण के जीन ऑटोसोम पर होते हैं। जैसे ड्रोसोफिला का ट्रा जीन एक नर निर्धारण जीन है जो ऑटोसोम पर होता है, और मादा निर्धारण के जीन एक्स गुणसूत्र पर हैं, ये एक्स पर हैं, जैसे ड्रोसोफिला का एसएक्सएल जीन, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई देखो दोनों तरह के जीन हर जीव में हैं, उनमें से भी नर निर्धारण का जीन ऑटोसोम पे मिलता है और मादा निर्धारण का जीन एक्स गुणसूत्र पर है। और इस सिद्धांत के अनुसार वाई क्रोमोसोम का लिंग निर्धारण में कोई रोल नहीं होता। तो इन्होंने ड्रोसोफिला को आधार में रख करके ये अध्ययन किया और वाई गुणसूत्र का लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता। ये जो उन्होंने बात कही कि वाई गुणसूत्र का कोई योगदान नहीं होता, ये इस सिद्धांत की कमी रह गई। अब इन्होंने तो ड्रोसोफिला के आधार पर बताया तो वहां तक तो ठीक था। ड्रोसोफिला में वास्तव में वाई का ज्यादा योगदान नहीं है, बट ये चीज आप सारे जीवों के लिए नहीं कह सकते। इस सिद्धांत की कमी यही है कि इन्होंने वाई को नकार दिया कि वाई का कोई योगदान नहीं, वाई नहीं भी होगा तो भी नर बन जाएगा। अब वैसे हमने देखिए एक्स 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 जीरो मेथड देखो, उसमें क्या हो रहा है, 2x होने पर मादा, x 0 होने पर नर। ये संतुलन से चल रहा है कि 2x होने पर जो संतुलन है उस संतुलन से नर मादा बनी, x 0 होने पर संतुलन चेंज हुआ और अब नर बन रहा है। वहाँ y नहीं है तो भी नर पूरा बन रहा है। इवन उन्होंने ड्रोसोफिला में भी देखा कि अगर y हटा रहे हैं तब भी वो नर जैसा दिखता है, इसलिए उन्होंने कह दिया y का कोई काम नहीं। मानव पर जब हम आए तो हमें भी बहुत समय तक y का कोई कार्य नहीं दिखा, मैंने बताया भी था, और y को एक इनर्ट गुणसूत्र माना गया। लेकिन बाद में हमें मानव में तो नर निर्धारण का मुख्य जीन SRY जीन, TDF जीन बताया गया था, वो Y पर ही मिला है। इसलिए ये क्या था मानव के लिए तो सही नहीं है। अब हम मानव में ये नहीं कह सकते कि Y गुणसूत्र का कोई योगदान नहीं है, वहां तो Y का योगदान है। नर निर्धारण का जीन ही Y पर है और ड्रोसोफिला में नर निर्धारण का जीन ऑटोसोम पर है।
तो ये बात ड्रोसोफिला तक तो ठीक है, लेकिन मानव पर नहीं। अब इन्होंने, क्योंकि नर निर्धारण का जीन ऑटोसोम पर है, मादा का एक्स पर, तो ऑटोसोम और एक्स के बीच के संतुलन से तय होगा लिंग निर्धारण। तो ये बात ड्रोसोफिला के लिए तो ठीक है कि ऑटोसोम और एक्स गुणसूत्रों के संतुलन से लिंग निर्धारण होगा, लेकिन मानव को अगर लाओगे तो मानव में वाई को भी शामिल करना पड़ेगा। तो संतुलन तो मानव में भी है, लेकिन मानव के संतुलन में ऑटोसोम, एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र तीनों शामिल होंगे। इसलिए मानव में संतुलन निकालने का अलग तरीका होगा, और ये इन्होंने जो बताया वो ड्रोसोफिला का बताया। और ये कथन जो है सभी जीवों पर लागू नहीं होगा, मानव पर ही नहीं होगा। और देखिए ड्रोसोफिला में भी बाद में देखा गया कि ड्रोसोफिला में भी ऐसा नहीं कि वाई का बिल्कुल कोई काम नहीं है। ये बाद में अध्ययन हुआ और इस सिद्धांत में थोड़ा सुधार भी किया गया। बाद में देखा गया कि ड्रोसोफिला में वाई गुणसूत्र जननांगों के विकास, युग्मक जनन यानी शुक्राणु निर्माण और युग्मक गतिशीलता, स्पर्म की मोटिलिटी, इन कार्यों में मदद करता है। अर्थात जननांगों के विकास में, गैमिट बनाने में, गैमिट की गतिशीलता में वाई जरूरी है। और यदि वाई नहीं हुआ तो ये काम नहीं होंगे। और इसीलिए बाद में कहा गया कि यदि ड्रोसोफिला में वाई गुणसूत्र अनुपस्थित होता है तो ड्रोसोफिला स्टेराइल मेल बनता है, अर्थात उसमें जनन क्षमता नहीं आएगी। ये सारा कार्य जनन से संबंधित है। तो ड्रोसोफिला में वाई गुणसूत्र नर बनाने में तो मदद नहीं कर रहा, लेकिन नर को जननशील बनाने में मदद करता है। अब नर निर्धारण का जीन तो ऑटोसोम पर है, तो वाई नहीं भी होगा तो वो नर जैसा दिख तो जाएगा, लेकिन वाई नहीं होने पर जनन क्षमता नहीं आएगी और वो स्टेराइल मेल बनता है। ये बात भी इस सिद्धांत में बाद में जोड़ी गई कि वाई का जनन क्षमता में योगदान है, निर्धारण में नहीं। ठीक है, ये तो ड्रोसोफिला का है। मानव का और अलग केस है। अलग अलग जीवों, अलग अलग जातियों में संतुलन निकालने का तरीका अलग अलग होगा। संतुलन सब में होगा ये सही है, बट संतुलन सब में अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होगा। मानव का अलग है, ड्रोसोफिला का अलग है। यहाँ मेनली बात ड्रोसोफिला की जा रही है, क्योंकि इसी पर ये सिद्धांत बना है, बाकी सब में होता है। ठीक है, अब देखिए संतुलन निकालने का उन्होंने एक तरीका बताया न्यूमेरिक वे में कि हम सेक्स इंडेक्स रेशियो निकालें, SIR। ये SIR होता है एक्स क्रोमोसोम की संख्या और ऑटोसोम सेट की संख्या, क्योंकि एक्स गुणसूत्र और ऑटोसोम पर ही तो जीन है, इनके अनुसार वाई पे तो है ही नहीं। तो एक्स क्रोमोसोम की तो संख्या लेनी, कितने एक्स है, ऑटोसोम की संख्या नहीं लेनी, ऑटोसोम सेट की संख्या लेनी है। अभी पहले बताया था ऑटोसोम की संख्या और ऑटोसोम सेट की संख्या में अंतर है, वही यहाँ काम आए। ठीक है, और ऑटोसोम सेट को ए से लिखते हैं कि X/A रेशियो है। ठीक है, एक्स गुणसूत्रों की संख्या और ऑटोसोम सेट की संख्या से तय होगा। अब अगर ये X/A रेशियो SIR अगर 1 आता है तो इसका मतलब जीव मादा बनेंगे, और 0.5 आता है तो नर बनेंगे। अब ये न्यूमेरिक वैल्यू से पता चलेगा। अगर ये रेशियो 1 आया अर्थात फीमेल, 0.5 आया तो मेल। अगर ये रेशियो 1 से ज्यादा आ गया तो सुपर फीमेल, और 1 से कम आया तो सुपर मेल, 0.5 से 1 के बीच में आया तो इंटरसेक्स। इस प्रकार से यहाँ 5 श्रेणियां निकल आती। सुपर मेल, सुपर फीमेल कोई नर मादा से बहुत अच्छे नहीं है, बल्कि ये रोगजनक अवस्था है। सुपर फीमेल का मतलब कोई बहुत बढ़िया नहीं है, बल्कि इसमें रोग है। और इंटरसेक्स जो बीच के होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए गुणसूत्रीय सिद्धांत में आप इनको नहीं बता पा रहे थे ये कैसे आएंगे, अब इसमें आ रहे हैं, इसमें रेशो के आधार पर आएंगे। आपको अब क्वेश्चन में ड्रोसोफिला का कोई भी कॉम्बिनेशन दिया जाए तो उसका X/A रेशियो निकाल के आप इसका लिंग निर्धारण कर सकते हैं। अब आपको कई बार ड्रोसोफिला के कुछ क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन दिए जाएंगे, उन कॉम्बिनेशन का हम X/A रेशियो निकालकर हम उसका लिंग निर्धारण भी कर सकते हैं। वैल्यू निकालनी है हमें, एक्स का संख्या और ऑटोसोम की सेट की संख्या का रेशियो निकालना है, और जो वैल्यू आएगी उससे आपको लिंग निर्धारण करना है। जैसे मैंने ये कुछ कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। अब इन कॉम्बिनेशन में जैसे सबसे पहले लेते हैं AA + XX। ठीक है, इसके अंदर देखिए एक्स गुणसूत्र 2 है, A क्या है, ये एक ऑटोसोम सेट है, तो ऑटोसोम सेट कितने हो गए 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2/2, एक्स की संख्या 2, ऑटोसोम सेट की संख्या भी 2, ऑटोसोम में सेट की संख्या लेनी। ठीक है, और ये 2/2 यानी कि 1 का मतलब ये फीमेल बनेगी। ठीक है, इसी तरह से दूसरा कॉम्बिनेशन देखिए AA + XY। इसमें क्या है देखिए, एक्स तो एक ही है, वाई नहीं लेना, इसमें केवल एक्स लेना। और ऑटोसोम सेट कितने हो गए 2, 1/2 यानी कि 0.5, और 0.5 होने पर ये मेल बनता है। तो इस तरह से आप देखिए इसमें गुणसूत्र भी शामिल हो रहे हैं। ठीक है, और दोनों का रेशियो निकाला जा रहा है। तो गुणसूत्रीय सिद्धांत और जीनिक सिद्धांत साथ साथ ही चल रहा है।
और देखिए ये कुछ असामान्य स्थितियां, ये दो तो सामान्य स्थितियां नर और मादा की। अब इसमें देखिए जरा, इसको अगर लेते हैं हम 1/2, अब x 0 है तो 1x, 2 ऑटोसोम सेट 1/2, यानी कि ये भी 0.5, और ये 0.5 तो है, ये नर जैसा ही दिखेगा, लेकिन ये पूरी तरह से नर नहीं बनेगा, इसको कहेंगे बंध्य नर या स्टेराइल मेल, ये स्टेराइल मेल कहलाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वाई नहीं होगा तो फिर स्टेराइल मेल बनेगा, ये चीज भी बाद में इसमें जोड़ी गई है। और देखिए अब यहाँ 3x गुणसूत्र है तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 का मतलब ये 1.5 हो गया, और 1.5 एक से ज्यादा में क्या बताया था कि ये असामान्य अवस्था सुपर फीमेल बनेंगी, तो सुपर फीमेल बनेगी। ठीक है, फिर a प्लस XX, इसमें देखिए 2x और ऑटोसोम सेट कितने 3, 2/3, यानी कि ये 0.6 आ रहा है, 0.6 के आसपास आएगा, और 0.6 का मतलब ये क्या हुआ, ये 0.5 से लेकर 0.1 के बीच में आ रहा है, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्स, ये न नर होंगे न मादा होंगे, ये इंटरसेक्स बनेंगे, मध्य की अवस्था। ऐसे इस लास्ट वाले में देखिए x तो 1, ऑटोसोम सेट 3 है, 1/3 मतलब 0.3, 0.3 का मतलब ये सुपर मेल बनेगा, 0.5 से कम होने पर सुपर मेल। मैंने ये अलग अलग तरह के कुछ कॉम्बिनेशन लिखे हैं, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन आपको बनाए वो आ सकता है, और इस कॉम्बिनेशन के आधार पर आपको लिंग निर्धारण करना होता है, इसकी वैल्यू निकाल करके कि 1 आएगा तो फीमेल, 0.5 आएगा तो मेल, 1 से ज्यादा सुपर फीमेल, 0.5 से कम सुपर मेल, 0.5 से 1 के बीच में इंटरसेक्स, इस तरह से। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन आएगा, एक तो ड्रोसोफिला के इस तरह के संगठन आएंगे। अच्छा, कभी कभी जो है आपको एक और तरीका आ सकता है, एक और क्वेश्चन आता है, वो डायग्राम बेस पर आता है। इसमें क्या है, आपको जो है इस तरह से एक कोशिका का डायग्राम दिखाया जाएगा, और उसमें कुछ इस तरह से गुणसूत्र बने हुए दिखेंगे, इनको इस तरह से बनाया जाएगा, ऐसा डायग्राम आता है, और इसके आधार पर पूछा जाएगा कि ये नर का है या मादा का है। एक्चुअली ये जो डायग्राम है, या तो ये इस तरह का होगा, और देखिए इन डायग्राम को भी थोड़ा समझ लें कि इनमें किस तरह से काम करना है। ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब आप पहले तो एक चीज ध्यान रखिए, ये जो है ये ड्रोसोफिला का कैरियोटाइप है। कैरियोटाइप दरअसल वो तकनीक होती है जिसमें गुणसूत्र का अध्ययन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, कोशिका विभाजन के समय मेटाफेज के गुणसूत्र निकालते हैं और सारे गुणसूत्रों को रेखीय क्रम में जमा देते हैं, और हर जीव का कैरियोटाइप, मानव का भी बनता है, ड्रोसोफिला का भी बनता है। कैरियोटाइप जब बनाते हैं, मानव का जैसे 23 जोड़े निकलेंगे, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा गुणसूत्र लंबाई के घटते क्रम में जमाते हैं, और ऑटोसोम पहले लगाते हैं, लिंग गुणसूत्र का जोड़ा लास्ट में। मानव का जो कैरियोटाइप होता है उसमें पहले नंबर पर सबसे लंबा गुणसूत्र, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे 22 जोड़े तो ऑटोसोम के, और XX या XY का लास्ट एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र का। इनकी जमावट को हम कैरियोटाइप, कैरियोग्राम, आइडियोग्राम कहते हैं। और ऑटोसोम जो होते हैं उनको नंबर देते हैं 1, 2, 3, 4 से लेकर 22 तक, और ये नंबर रोल नंबर की तरह फिक्स होते हैं, बार बार नहीं बदलते। ये तो मानव की बात है। ड्रोसोफिला में तो 4 जोड़े हैं, उनमें से भी एक लिंग गुणसूत्र का जोड़ा है। ड्रोसोफिला का जो कैरियोटाइप बनता है तो उल्टा बनता है, पहले नंबर पर लिंग गुणसूत्र का जोड़ा आता है, और दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर 3 ऑटोसोम के जोड़े हैं। इस तरह से बनता है, और वही कैरियोटाइप को सेल में ऐसे दिखा रखा है। ये क्या है, दरअसल इसके अंदर ये जो है, ये तो है लिंग गुणसूत्र जो यहाँ पर है, ये इसको नंबर नहीं देते हैं, या तो XX लिखेंगे, और इधर ये XY है, Y को थोड़ा हुक शेप का बनाते हैं, मुड़ा हुआ। अब ये जो है, इसमें पहले नंबर का गुणसूत्र है, ये दूसरा नंबर का जोड़ा, और ये तीसरे नंबर का, ये 3 ऑटोसोम है। ये 3 जो है ये ऑटोसोम रहते हैं। इस तरह से ड्रोसोफिला के 4 जोड़ी गुणसूत्र दिखा रखे हैं। ठीक है, आपको क्या इस तरह का कोई भी संगठन दिया जाएगा, इससे आपको कॉम्बिनेशन लिखना है कि कितने ऑटोसोम सेट हैं, कितने X कितने Y। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना रहता है, देखिए XX XY तो नीचे वाले दिख ही जाएंगे आपको, मेन बात है ऑटोसोम सेट कितने। जैसा अब इसमें देखें तो इसमें ऑटोसोम सेट कितने, और यहाँ मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, ऑटोसोम सेट कितने तो गिन लेते साहब, ये 1, 2, 3, गलत। ऑटोसोम के जोड़े 3 है, सेट क्या बताया था, ऑटोसोम की संख्या अलग चीज है और ऑटोसोम के सेट की संख्या अलग चीज है। ड्रोसोफिला की अगुणित कोशिका में तीनों ऑटोसोम एक एक मिलकर के एक सेट बनाते हैं। मानव में 22 गुणसूत्रों का एक सेट होता है ऑटोसोम का, ड्रोसोफिला में 3 का होता है। एक्चुअली इसको आप ऐसे समझिए, इसकी मैं अगुणित कोशिका बनाता, तो ये अगुणित सिस्टम ऐसे बनता है, एक एक गुणसूत्र सभी प्रकार का होता,
ये डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड। अब इसमें ये तो हो गया एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, और ये जो 3 है ये है ऑटोसोम, 1, 2 और 3। तीनों ऑटोसोम मिलाकर के ये कहलाएंगे ऑटोसोम सेट ए। इसको कैसे लिखते हैं, n-1। तो ये n कोशिका है, एक हटा दिया तो ये तीनों ऑटोसोम मिला के एक सेट बना, और ये एक एक्स अलग, तो इसको कैसे लिखेंगे, a+x, ऐसे लिखे। ए का मतलब है तीनों प्रकार के ऑटोसोम का एक गुणसूत्र और एक ऑटोसोम सेट। मैंने इसलिए शुरू में बताया था ऑटोसोम सेट क्या होता है, अगुणित कोशिका में लिंग गुणसूत्रों को हटाने के बाद जो ऑटोसोम मिले वो सब एक सेट बनाते हैं। तो यहाँ 4 गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र हटा दिया, 3 बच गए, 3 ऑटोसोम मिला के एक सेट। ऑटोसोम कितने, तो 3, ऑटोसोम सेट कितना, 1। बस ये ध्यान रखना। तो यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ ऑटोसोम कितने, ऑटोसोम तो 3 जोड़े यानी कि 6 है, लेकिन ऑटोसोम सेट कितने, तो 3-3 का सेट बनाना, तो 3 का एक सेट होता है। तो यहाँ देखो 3-3 के कितने सेट बनेंगे, 2, तो इसको लिखेंगे AA प्लस XX, ये इसका कॉम्बिनेशन बना। जब आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तभी तो रेशियो निकाल पाओगे, X/A रेशियो। आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा डायग्राम दे देंगे कि ये ड्रोसोफिला का गुणसूत्र का चित्र है, आप बताइए ये नर है या मादा है, तो पहले आपको ये सेट बनाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना इस तरह से। इसमें क्या हुआ, देखो यहाँ भी 3-3 के 2 सेट दिख रहे, तो ये हो जाएगा AA प्लस XY। और देखते हैं, और अगर देखें एक और डायग्राम देखिए जरा, एक मान लीजिए इस तरह का ड्रोसोफिला का कोई कंडीशन दिया हुआ है, तो इसका क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा। आप देखो यहाँ 3-3 के, इसको आधारभूत रखना, तीनों जब 1-1 होंगे तो एक सेट, यहाँ 3-3 के कितने सेट है, 3, तो ये हो जाएगा A और ये दोनों जो हैं प्लस XX, ये हो, ठीक है। और देखा जाए, जैसे मान लो आपको इस तरह का कोई डायग्राम दे रखा है ड्रोसोफिला का ही के गुणसूत्रों का, ये, और पूछा जा रहा भी इसका कॉम्बिनेशन क्या है, तो अब यहाँ भी देखो ऑटोसोम देखो 2-2 जोड़े में है, यानी कि यहाँ पर 3-3 के 2 सेट हैं, A और ये हो जाएगा प्लस XY, देखो 2x और 1 y है, हुक की तरफ बढ़ाओ। इस तरह से डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये कैरियोटाइप का डायग्राम कहलाता है। और जितने भी हमने ये जो कॉम्बिनेशन लिए, इन सब के आप डायग्राम बना सकते हो। इनको या तो इसी तरह से डायरेक्ट पूछे जाएंगे, या फिर कैरियोटाइप का इस तरह का डायग्राम बना करके पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पर ये A कैसे निकालना, फिर X/A रेशियो निकाल लेना। ये आधारभूत चीज ध्यान रखना, 3 ऑटोसोम मिला के एक सेट बनेगा, तो इससे आप डायग्राम से भी निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सब ड्रोसोफिला के आधार पर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको मानव पर ऐसे नहीं लाना है। मानव में कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग चलेंगे, वहाँ वाई का भी योगदान है। अब जैसे आप यहाँ देखिए, ये AA प्लस X0 जो है, ठीक है, X0 अवस्था यहाँ पर क्या आ रही है, मेल बन रहा है। मानव में अगर ये हो ना X0 तो ये फीमेल बनता है, और एक रोग होता है ये टर्नर सिंड्रोम, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। मानव में अगर Y नहीं है तो कभी नर नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ नर निर्धारण का चिन्ह ऑटोसोम पर है, Y केवल जननशीलता के लिए चाहिए, इसलिए नर बन गया, ठीक है। इस तरह की जो चीजें हैं, और भी अगर जैसे देखिए, एक जो मैंने भी डायग्राम बताया था ये वाला AA प्लस XXY, ये ड्रोसोफिला में अगर आप देखोगे तो इसका क्या रेशो आएगा, X/A रेशो कितना आया, 2/2, यानी कि 1 का मतलब ये फीमेल बनेगा। लेकिन ये मानव में अगर होता है XXY तो ये एक रोग है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, और वो नर होता है। मानव में तो अगर एक भी Y है, मैंने पहले भी बताया, तो वो नर बनता है। तो यही कॉम्बिनेशन मानव में नर है, ड्रोसोफिला में मादा है। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि मानव में Y गुणसूत्र का रोल अलग चलता है, ड्रोसोफिला में अलग चलता है। इस पर तो क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। आपको जीन संतुलन में जो ये X/A रेशियो निकालने हैं, ये सिर्फ ड्रोसोफिला के आधार पर और ड्रोसोफिला के लिए ही अप्लाई करने हैं। मानव के लिए आपसे पूछेगा भी नहीं और कंफ्यूज भी नहीं होना है। तो लिंग निर्धारण में मैंने कुल मिलाकर आपको 2 मैकेनिज्म बताए, गुणसूत्रीय सिद्धांत, जीन संतुलन सिद्धांत, और उसमें भी जीन संतुलन सिद्धांत तो मुख्य रूप से ड्रोसोफिला के आधार पर बताया है, लेकिन उसका आधारभूत कंसेप्ट सब पर लागू होता है कि नर और मादा निर्धारण के जीन सभी में होते हैं और एक संतुलन के साथ काम करते हैं। तो ये पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन है जो हमें एनसीईआरटी में भी दे रखा है, वहां से भी आप पढ़ लें एक बार। और कैसे नर और मादा बनेंगे, इनके उदाहरण ध्यान रखना और इनकी विधियां ध्यान रखनी है, ठीक है। थैंक यू।